जब हेलो बच्चों, आज हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ेंगे। और इसमें से ज्यादा तो वन वर्ड आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादा वन वर्ड नहीं है। तो फिर मैं आपको जो इसमें मतलब कुछ हैं शब्द हैं उनके मीनिंग बता दूंगी। जैसे कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना में वैश्वीकरण। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो ये एक पैसे संबंधी व्यवस्था है जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आम तौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही सामने आई है। वैश्वीकरण का मतलब है कि जो पूरी दुनिया है एक छोटा समाज बन चुकी है। और पहले तो हम लोग अपने देश में जहाँ राज्य में एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, लेकिन वैश्वीकरण से ऐसा हो गया है कि अब पूरे विश्व के जो लोग हैं, जो देश हैं, वो आपस में व्यापार करने लगे हैं। आर्थिक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात, वैश्वीकरण की जब बात करते हैं तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो हमें लगभग 50 सालों से ही दिखने लगा है। कि पहले लोग अपने देश राज्य के अंदर ही व्यापार कर लेते थे, लेकिन अब लोग दुनिया के विश्व के लोग देश एक दूसरे से व्यापार करने लगे हुए हैं, मेल मिलाप करने लगे हुए हैं, संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जिस देश को जरूरत होती है वो वस्तुएं एक दूसरे को देते हैं। तो वैश्वीकरण जो आज दिख रहा है आपको, विश्व के देश एक दूसरे के साथ मेल मिलाप जो बढ़ा रहे हैं उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। ये लेकिन इसमें कहा गया है कि 50 सालों से दिखने लगा है। पहले नहीं इतना व्यापार होता था जितना अब 50 सालों से विश्व के देशों में व्यापार होने लगा है, जहाँ एक दूसरे की जरूरतें पूरे करने में एक दूसरे की हेल्प होने लगी है। तो एक ये हो गया वैश्वीकरण का। आपने मीनिंग करना है कि वैश्वीकरण क्या होता है। कि वैश्वीकरण क्या ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है, जब व्यवस्था है जिसमें पूरा विश्व एक समाज बन गया है और दुनिया के सातों महाद्वीपों में रहने वाले जो देश हैं वो एक दूसरे से व्यापार करके या एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करके उन्होंने विश्व को एक छोटा समाज बना दिया है। तो इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में क्या होता है कि हम पूरे विश्व में व्यापार कोई भी चीज हो उसको पूरे विश्व में फैला देते हैं। चाहे कोई बीमारी हो, जैसे आपने व्यापारी का वैश्वीकरण तो देख लिया। जैसे कोरोना की बीमारी थी, चाइना में कहते हैं शुरू हुई थी, लेकिन चाइना के लोग जब अलग अलग दुनिया के देशों में गए तो वो बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। तो इसी तरीके से कोरोना का वैश्वीकरण हुआ। कुछ ऐसी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो कुछ जैसे हमारे देश में कुछ चीजें थी जो नहीं पाई जाती थी, सब्जियां वगैरह। तो लेकिन वो जब हमें अमेरिका आलू है, शकरकंद है, ये ऐसी चीजें हैं, शिमला मिर्च है, पहले हमारे पास नहीं थी। लेकिन जब अमेरिका के लोग हमारे इंडिया में आए तो हमें ये चीजें मिली। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व को वैश्वीकरण से पूरा विश्व एक समाज बन जाना छोटा। और उसमें जब कोई चीज फैलती है तो पूरी दुनिया में फैल जाना, चाहे वो बीमारी है चाहे व्यापार है, कुछ भी है, पूरी दुनिया को उस चीज का मिल जाना वैश्वीकरण कहलाता है। लेकिन ये देखने 50 सालों से ही लगा है। लेकिन ये अभी से मतलब कोई भी चीज बनने में टाइम लगता है। तो ये पूरा विश्व एक छोटा समाज एक दिन में नहीं बना, इसका लंबा इतिहास है। पहले इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी कि लोग जल्दी एक देश से दूसरे देश जा सके, लोग पैदल जाते थे। तो मेरे ख्याल से यही कारण है कि पहले लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाने में टाइम लग जाता था, जिसके कारण वैश्वीकरण पूरी दुनिया में होने में टाइम लगा। लेकिन बाद में तकनीक के कारण आपने देखा कि तकनीक के कारण जब आने जाने के परिवहन के साधन है जो उनमें तकनीक डेवलप हुई, उसका विकास हुआ, तो एक देश से दूसरे देश जाने में समय कम लगता गया। पहले लोग समुद्र के रास्ते थे, बोट के द्वारा जाते थे। लेकिन फिर जब
शिप आ गया तो ज़्यादातर पहले को तो जैसे हम पढ़ेंगे पहले तो ज़मीन के रास्ते से जाते थे लोग, पैदल जाते थे जब। फिर लोग कुछ समुद्र के रास्ते से भी जाते थे। तो समुद्र के रास्ते में पहले बोट होती थी, वो धीरे उसमें तो कई-कई हफ्ते या महीने लग जाते थे। जैसे हम लगा लें इंग्लैंड के लोग जब भारत आते थे तो उनको काफ़ी समय लग जाता था इंडिया में आने में। लेकिन जैसे-जैसे शिप आया, शिप के कारण वो टाइम कम होता गया। तो वैश्वीकरण को 50 सालों में ही हमें ज़्यादा दिखने लगा। क्यों? क्योंकि पहले लोग पैदल जाते थे, तो एक देश से दूसरे देश में जाने में देर लगती थी। लेकिन जैसे ही तकनीक के कारण अच्छे परिवहन के साधन आए, तो ये वैश्वीकरण तेज़ी से होने लगा और हमें दिखाई देने लगा। लेकिन ये वैश्वीकरण 50 सालों से नहीं हो रहा है, ये उससे भी पहले हो रहा है और ये लंबी प्रक्रिया है। अगर आपको ये जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना इसका मतलब भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी कि पूरी दुनिया का एक हो जाना, मिलके चलने का की प्रक्रिया है वो कैसे हुई है? तो आप कहोगे जब लोग व्यापार या काम की तलाश में व्यापार या काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। चाहे वो पूरी दुनिया को उन्होंने जगह बना समझ लो कि जब एक देश से दूसरे देश जाने लगे, व्यापार या काम की तलाश में अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के बजाय एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। वस्तुओं का वस्तुएँ भी अपने साथ लेके जाने लगे। जब दूसरे देश में जाते थे, तो वस्तुएँ भी अपने साथ ले जाने लगे। तो इस चीज़ का लंबा इतिहास है। जब लोग एक जगह से एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो वो काम की तलाश में या व्यापार की तलाश में, तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें भी ले जाते थे। तो ये इसका लंबा इतिहास रहा है। तो अब हम ये सारी पूरी प्रक्रिया है जो इसकी पूरे विश्व के एक समाज बनने की वो पढ़ेंगे। वैश्वीकरण का मीनिंग आप ढंग से कर लेना कि पूरी दुनिया का एक छोटा समाज बन जाना और उसमें जितने भी देश हैं उनका उसमें मेल-मिलाप करना, एक-दूसरे की हेल्प करना, व्यापार करना मिलकर, ये वैश्वीकरण है और किसी भी चीज़ का पूरी दुनिया में इस तरीके से जब वो एक-दूसरे से संबंध बनाते हैं, तो किसी चीज़ को पूरी दुनिया में फैला देना, चाहे वो बीमारी है, चाहे विचार है, चाहे कुछ भी है। तो ये वैश्वीकरण है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हुआ। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक-दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते गए। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया, पहले लोगों को नहीं पता था कि कौन-सा देश कहाँ पर है, लेकिन जब कई लोग होते हैं जो चलते रहते हैं, उनको जिज्ञासा होती है कि आगे मतलब वो नहीं देखते कि समुद्र आ रहा है, क्या आ रहा है, वो समुद्र पार करके भी निकल जाते हैं। जैसे कोलंबस ने भारत की खोज की थी। स सॉरी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो ये लोग समुंदर के रास्ते आए से जो बहुत लंबा रास्ता तय करके आए थे उस टाइम शिप वगैरह नहीं था। तो मानव समाज जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया मानव समाज मतलब जो अलग-अलग देश हैं वो मानव समाज है और जैसे-जैसे समय बढ़ता गया तो ये एक-दूसरे के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक-दूसरे के पास आते गए। पुराने समय में क्या होता था यात्री, व्यापारी यात्रा करने वाले लोग जिनको घूमने-फिरने का शौक होता है, वो घूमते रहे तो उन्होंने कई चीज़ों की तलाश कर दी। जैसे वास्को डी गामा लगा लो, कोलंबस लगा लो, ये घूमने के शौकीन होंगे तो इसलिए इन्होंने नए-नए उसकी खोज कर दी, देशों की खोज या महाद्वीपों की खोज कर दी। और जो लोग व्यापार को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो व्यापारी लोग अपने देश में चीजें नहीं बिकती तो दूसरे देशों में बेचने जाने लगे तो भी मानव समाज एक दूसरे के पास आते गए पुजारी लोग जो पूजा करते हैं जैसे दुनिया में 8 धर्म है तो आठों धर्म आज हमारे भारत में पाए जाते हैं क्यों पाए जाते हैं क्योंकि इन धर्मों को मानने वाले लोग हमारे इंडिया में आए उन्होंने इन धर्मों का प्रचार किया पुजारी लोग पूजा करने वाले लोग भी एक जगह से दूसरी जगह तीर्थ यात्री जिनको तीर्थ यात्रा करने की आदत होती है या ज्ञान जिनको होता है कि हम ज्ञान ज़्यादा अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं वो भी घूमते रहते हैं। वो रास्ते में आने वाली हर
पहाड़ को, पर्वत को पार करके दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए कई लोग ये होते हैं कि अपनी श जहाँ जिस ज घूमते रहते हैं, जिस जगह जाके उनको शांति मिलती है, वहीं पर वो रुकते हैं। ऐसा होता था पुराने समय में, देश नहीं होते थे, राजा होते थे। तो राजा क्या करते थे, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता था, तो उसको क्या करते थे, बहुत बड़ी सज़ा देते थे। तो कई लोग उन राजाओं की जो सज़ा होती थी, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए भी दूर-दूर की यात्रा पर जाते रहे हैं। मतलब इन कारणों से जब लोग अपनी, कईयों को यात्रा करने का था, वो यात्रा करते-करते उन्होंने दूसरी दुनिया, देश या महाद्वीप ढूँढ लिए। व्यापार करने के चक्कर में पता चला कि कहाँ पर कौन रहता है, और पुजारियों के कारण भी पता चला दुनिया में कौन कहाँ रह रहा है। तीर्थ यात्रियों के ज्ञान अर्जन करने की जो इच्छा थी, उसके कारण भी पता चला। आध्यात्मिक शांति वाले लोगों के कारण, और लोग अपने देश में अगर उनको सजा मिली होती थी, तो उससे बचने के लिए जब दूसरे देश जाते थे, तो इस तरीके से मानव समाज इन लोगों के कारण, यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों, तीर्थयात्री, ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों और अफसरों और आध्यात्मिक शांति जहाँ अपने देश में अब सजा से बचने के लिए दूसरे देशों में जाने वाले लोगों के कारण ही दुनिया के जो समाज थे, वो एक दूसरे के पास आते गए। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह-तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य मान्यताएँ, हुनर, विचार, आविष्कार, जहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ, ये जो लोग थे, जब ये जाते थे, इनकी कुछ आदतें होती हैं कि हमें वो चीज़ें चाहिए, चाहे हमारे देश में हो, चाहे बाहर वाले देश में, क्योंकि हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती। तो ये जो लोग थे, जब कहीं जाते थे, तो इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, उनको तो पक्का लेके जाते थे साथ में। और इनके पास पैसा भी होता था, कुछ ना कुछ जो भी होता होगा, पैसा उनकी मुद्रा होती होगी। इनके अंदर कुछ अपने देश की मूल्य मान्यताएँ होती होंगी। जब ये अपने देश से दूसरे देश में जाते थे, अगर दूसरे लोगों को इनकी मूल्य मान्यताएँ पसंद आती थी, तो वो भी अपना लेते थे। इनके अंदर किसी को पेंटिंग करने का शौक, किसी को सिलाई करने का शौक, जो उनका हुनर होता था, तो चित्रकारी करनी आती है, किसी को कुछ आता है, तो वो हुनर अगर दूसरे देश के लोगों को पसंद आता था, वो भी उनको सिखाते थे। विचार अगर दूसरे लोगों को, एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में गया, वहाँ पर उसके विचार लोगों को पसंद आ गए, तो वो विचार भी पूरी दुनिया में फैल जाते थे। आविष्कार, और यहाँ अगर कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति भी एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता था, तो वो भी पूरी दुनिया में फैल जाता था। ये आपने कोरोना के समय देख लिया कि चाइना के लोग जब कोरोना वहां फैला था, तो वो दूसरे देशों में जाते रहे, तो वहां उन्होंने कोरोना पूरी दुनिया में फैला दिया था। तो 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम, 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से जो सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पाई जाती है, सिंधु घाटी जो हमारे भारत में पाई जाती है, उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी, जिससे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। ये आपको वन वर्ड में भी आ सकता है। ये डाल सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से किस इलाके से जुड़ी हुई थी, आज उसका क्या नाम है, पश्चिमी एशिया से। ठीक है, आपको ये वन वर्ड के रूप में याद करना है। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के उस इलाके सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। इसको वन वर्ड में याद कर लो। इसको बार-बार सुनोगे ना वीडियो को, तो आपको ये चीज़ बार-बार सुनेगी और आपको याद हो जाएगा। और मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, द्वीपीय देश है। श्रीलंका बिल्कुल हमारी बाउंड्री के साथ टच करता है, लेकिन थोड़ा-सा लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव द्वीप। हजार साल से भी ज़्यादा समय से हजार साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौडियां, कौडियां क्या थी, जिसको पुराने कौडियों को पहले पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मालदीव हमारा द्वीपीय
लक्षद्वीप के नीचे पड़ोसी देश है मालदीव, उसमें कौडियों को पैसे के रूप में, जब मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे तभी तो द्वीप की जो कौडियाँ थी वो चाइना और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती नहीं है, ये भी वन वर्ड कर लेना। ये भी वन वर्ड बन सकता है कि 1000 साल से पहले भी ज़्यादा 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाए जाने वाली कौडियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल चीन और पूर्वी अफ्रीका तक कहाँ तक पहुँची थी, ऐसे आ सकता है। कहाँ तक पहुँचती रही हैं? तो आपको हमारा पड़ोसी देश चाइना और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही हैं। चाइना और मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौडियाँ जो मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हो रही थी, वो वैश्वीकरण के कारण चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही हैं। ये वन वर्ड में आप याद कर लेना। बीमारी जो हमें अब तो पता है कि बीमारी फैल जाती है, लेकिन पुराने समय में नहीं पता था। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर तक पहुंचने का इतिहास पता चल गया था। 7वीं शताब्दी में ये पता चल गया था कि अगर एक व्यक्ति को बीमार है, तो वो जितने लोगों के संपर्क में आता जाएगा, वो लोग बीमार होते जाएँगे, बीमारी ज़्यादा फैलती जाएगी। 7वीं आज ये आ सकता है कि कौन-सी सदी में कीटाणुओं का दूर-दूर तक फैलने का इतिहास ढूँढा जा सकता है। तो 7वीं सदी में ये पता चल गया था कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है और वो जिस-जिस जगह का जाएगा, वो बीमारी को फैला देगा। लेकिन इसके निश्चित रूप पर जो हमें सबूत मिले हैं फैलने के, वो 13वीं सदी में पता चल गए। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। 13वीं शताब्दी के बाद तो पता चल गया था कि बीमारी फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। ये चित्र है एक स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र है, गोवा संग्रहालय 10वीं शताब्दी। ये जो चित्र दिखा रखा है, एक स्मृति शिला पर पानी का ये जहाज है, जहाज का चित्र है। गोवा संग्रहालय, गोवा हमारा जो वो है राज्य है, उसके संग्रहालय में 10वीं शताब्दी का चित्र है। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की स्मृति शालाओं पर जलपोतों की तस्वीरों में उस काल के समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है कि 9वीं 10वीं शताब्दी में ये जो पिक्चरें दिखाई गई हैं, इससे क्या पता चलता है? समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। 9वीं सदी के बाद की स्मृतिशालाओं पर जो जलपोतों या जहाजों की जो तस्वीरें हैं, जो उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व को दर्शाता है। इस वीडियो को आप बार-बार सुनोगे तो आपको इसके इस फर्स्ट पैराग्राफ है जो आधुनिक युग से पहले इसके शब्दों के मीनिंग पता चल जाएँगे, वन वर्ड पता चल जाएँगे और बार-बार सुन लेना आप लोग और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।